एक बड़ा अजीब फैक्ट है जिसके बारे में मैं सोच रहा था। 107 सालों तक ना भारत की लीगल किताबों में भीड़ नाम का कोई हत्यारा एग्जिस्ट ही नहीं करता था। हाँ, मतलब चोरी का कानून था, फ्रॉड का था, मर्डर तक का कानून था। सब कुछ परफेक्टली डिफाइंड था। राइट, सब डिफाइन था। लेकिन अगर 20 या 50 लोग मिलकर किसी की जान ले लें तो उस कलेक्टिव हेट्रेड या उस भीड़ द्वारा की गई हत्या का ना कोई स्पेसिफिक नाम नहीं था लीगल सिस्टम में। एग्जैक्टली। आई मीन 160 साल पुराने इंडियन पीनल कोड यानी आईपीसी में मॉब लिंचिंग जैसा कोई स्पेसिफिक अपराध था ही नहीं। ये एक ऐसा सच है जो लॉ और सोसाइटी दोनों को आईना दिखाता है। सही बात है। तो वेलकम टू दिस डीप डाइव। आज हमारा मिशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और हिस्टोरिकली सिग्निफिकेंट शिफ्ट को समझना है। बिल्कुल। 1 जुलाई 2024 से जो नया भारतीय न्याय संहिता लागू हुआ है यानी बीएनएस, उसने इस 160 साल पुराने कानूनी खामोशी को आखिरकार तोड़ दिया है। ओके, चलिए इसको अनपैक करते हैं। आज हमारे पास लीगल कंपैरिजंस, कोर्ट जजमेंट्स और पॉलिसी रिसर्च पेपर्स का एक पूरा स्टैक है और इन सोर्सेज के थ्रू हम समझेंगे कि बीएनएस का नया सेक्शन 103 सब सेक्शन 2 प्रैक्टिकली क्या कहता है। हाँ, और ये भी कि ये पुराने अंग्रेजों के ज़माने वाले आईपीसी से कैसे अलग है। और सबसे बड़ा सवाल जो उठता है कि क्या सिर्फ एक नई रूल बुक लिख देने से सोसाइटी में डीप रूटेड हेट ड्रिवन ग्रुप वायलेंस रुक जाएगी? राइट, दैट्स द बिग क्वेश्चन। अब नए सिस्टम को समझने से पहले उस मशीनरी को देखना जरूरी है जो पुराने सिस्टम में फेल हो रही थी। आई मीन, पुराना कानून काम क्यों नहीं कर रहा था। देखो, आईपीसी के दौर में ना मॉब लिंचिंग के केसेस को हैंडल करने का तरीका बड़ा ही फ्रैगमेंटेड था। पुलिस आमतौर पर इन केसेस को जनरल सेक्शंस के अंडर ट्राई करती थी। मतलब मर्डर के लिए सेक्शन 302 लगा दिया और दंगे या रायोटिंग के लिए सेक्शन 147। एग्जैक्टली। अब टेक्निकली देखा जाए तो किसी की जान गई है तो मर्डर का चार्ज लगना लॉजिकल लगता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा फ्लॉ था। सेक्शन 302 एक इंडिविजुअल मर्डर के नेचर को समझता है कि एक इंसान ने दूसरे इंसान को मारा। पर मॉब लिंचिंग कोई आम मर्डर तो है नहीं। जब एक भीड़ किसी को मारती है तो उनका मकसद सिर्फ उस एक इंडिविजुअल की जान लेना थोड़ी होता है। सही बात है। उनका मकसद होता है एक पब्लिक स्पेक्टिकल क्रिएट करना। उनका गोल होता है एक पूरी कम्युनिटी के अंदर खौफ पैदा करना, उन्हें ये मैसेज देना कि पावर किसके पास है। राइट। और आईपीसी के सेक्शंस इस क्राइम के जो कलेक्टिव और हेट ड्रिवन नेचर है ना, यानी भीड़ की ग्रुप साइकोलॉजी और नफरत को, उसको पूरी तरह से इग्नोर कर देते थे। हाँ, वो बस सिम्टम्स का इलाज कर रहे थे, आइडियोलॉजी का नहीं। हाँ, इसको समझने के लिए हम उस एनालॉजी की बात कर सकते हैं जो तुमने आर्टिकल में पॉइंट आउट की थी। ओ हाँ, इमेजिन करो एक बहुत ही मॉडर्न स्मार्टफोन है जिसमें कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर ग्लिच आ गया है और उस ग्लिच को ठीक करने के लिए हम 19th सेंचुरी के टेलीग्राफ मैनुअल का यूज कर रहे हैं। बाप रे, परफेक्ट एनालॉजी है ये। आईपीसी के रूल्स आज के इस डिजिटल एज में, जहां व्हाट्सएप रूमर्स और फेक न्यूज से भीड़ रातों रात भड़क जाती है, उसके लिए वैसे ही आउटडेटेड थे। बीएनएस एक बहुत ही जरूरी सॉफ्टवेयर अपडेट बनकर आया है। बिल्कुल। और हमारे सोर्सेज बताते हैं कि इस लीगल शिफ्ट को ट्रिगर करने में एक बहुत लैंडमार्क सुप्रीम कोर्ट केस का हाथ, तहसीन एस पूनावाला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 वाला केस। ओ, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट केस था। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने इस बढ़ती हुई वायलेंस को क्लियर शब्दों में हॉरेंडस एक्ट ऑफ मोबोक्रेसी कहा था, यानी भयानक भीड़ तंत्र। या कोर्ट ने ऑब्जर्व किया था कि ये कोई नॉर्मल लॉ एंड ऑर्डर का ब्रेकडाउन नहीं है। ये एक ऐसी सिचुएशन है जहां भीड़ खुद जज, जूरी और एग्जीक्यूशनर बन जाती है। रूल ऑफ लॉ तो कंप्लीटली कोलैप्स हो जाता है वहां। सही कहा। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट को साफ निर्देश दिया था कि इस स्पेसिफिक क्राइम के लिए एक स्पेसिफिक एंटी लिंचिंग लॉ बनना ही चाहिए। तो अब आते हैं इस नए सॉफ्टवेयर अपडेट के फीचर्स पर। हियर्स वेयर इट गेट्स रियली इंटरेस्टिंग। बीएनएस ने मॉब लिंचिंग को आखिर डिफाइन कैसे किया है? इसके एनाटॉमी को समझने के लिए हमें बीएनएस के सेक्शन 1 और 3 सबसेक्शन 2 को देखना होगा। ये एक्सप्लिसिटली स्पेसिफाई करता है कि अगर 5 या उससे ज्यादा लोग मिलकर एक्टिंग इन कॉन्सर्ट यानी एक सोची समझी साजिश या मिलीभगत से किसी की हत्या करते हैं। राइट, 5 लोग मिनिमम होने चाहिए। हाँ, 5 लोग। और सबसे मेन बात, अगर उस हत्या का आधार यानी ग्राउंड रेस, कास्ट, कम्युनिटी, सेक्स, लैंग्वेज या पर्सनल बिलीफ है तो ये मर्डर नहीं, एक्सप्लिसिटली मॉब लिंचिंग कहलाया जाएगा। ओह वाह, पर्सनल बिलीफ और लैंग्वेज भी लिस्ट किया है।
ये तो बहुत बड़ा शिफ्ट है ना? भारत के क्रिमिनल लॉ के इतिहास में ये पहली बार हो रहा है जब हेट क्राइम्स को या किसी की आइडेंटिटी के आधार पर होने वाली हिंसा को इतने क्लियर शब्दों में लीगली रिकॉग्नाइज किया गया है। आईपीसी में हेट क्राइम जैसा कोई रिकॉग्नाइज कॉन्सेप्ट था ही नहीं। राइट। मीन इसका मतलब है कि अगर एक भीड़ किसी इंसान पर सिर्फ इसलिए अटैक करती है क्योंकि उसके रिलीजियस या पर्सनल विचार अलग हैं या वो कोई अलग भाषा बोलता है, तो वो क्लियरली मॉब लिंचिंग लॉ में आएगा। एग्जैक्टली। ये डायरेक्टली उस नफरत को टारगेट करता है जो मॉब को फ्यूल करती है। और अगर पनिशमेंट की बात करें तो ये नया कानून एक्सेप्शनली स्ट्रिक्ट है। यहाँ कलेक्टिव लायबिलिटी का प्रिंसिपल अप्लाई किया गया है। कलेक्टिव लायबिलिटी मतलब सबको सेम सजा मिलेगी? हाँ, बेसिकली भीड़ में शामिल हर एक मेंबर को मर्डर का ही दोषी माना जाएगा। फर्क नहीं पड़ता कि किसने असल में चाकू मारा और कौन सिर्फ भीड़ का हिस्सा बनकर नारे लगाता रहा या उकसाता रहा। वाओ! तो सजा क्या है इसके? हर मेंबर को मौत की सजा यानी डेथ पेनल्टी या आजीवन कारावास और फाइन हो सकता है। डेथ पेनल्टी तक जा सकता है। पर एक चीज और है जो मैंने सोर्सेज में पढ़ी थी। भीड़ हमेशा विक्टिम की जान तो नहीं लेती ना। कई बार इंटेंशन उन्हें अधमरा छोड़ने का होता है। राइट, उस सिनारियो को हैंडल करने के लिए सेक्शन 117 सब सेक्शन 4 लाया गया है। अगर भीड़ हत्या की जगह ग्रीवियस हर्ट यानी गंभीर चोट पहुंचाती है तो उसे अलग से डील करते हैं। और ये ग्रीवियस हर्ट डिफाइन कैसे किया है इन्होंने? बीएनएस के सेक्शन 116 में इसे 8 अलग-अलग स्पेसिफिक क्लॉजेज में डिफाइन किया है, जैसे किसी अंग का कट जाना, आंखों की रोशनी हमेशा के लिए चले जाना या कोई ऐसी चोट जिससे विक्टिम 20 दिनों तक भयानक दर्द में रहे। बाप रे! और इसमें सजा कितनी मिलती है अगर भीड़ ऐसी चोट पहुंचाती है तो? अगर वही 5 या उससे ज्यादा लोगों की भीड़ है और आइडेंटिटी मार्कर्स के आधार पर अटैक करती है तो हर मेंबर को 7 साल तक की सजा और फाइन हो सकता है। ये सब सुनकर तो लगता है कि लीगली सिस्टम ने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली है। कागज पर सब आयरन क्लैड लगता है, लेकिन कानून कभी वैक्यूम में थोड़ी ऑपरेट करता है। बिल्कुल नहीं, रियलिटी काफी अलग होती है। हाँ, जब हम इन कानून की किताबों से बाहर निकलकर सोसाइटी की साइकोलॉजिकल रियलिटी को देखते हैं तो बड़ा अजीब सच सामने आता है। बीएनएस में ही एक दूसरा नया कानून लाया गया, हिट एंड रन लॉ, सेक्शन 106 सब सेक्शन 2। याद है वो कंट्रोवर्सी? ओह बिल्कुल। ट्रांसपोर्ट वर्कर्स और ट्रक ड्राइवर्स ने पूरे देश में मैसिव स्ट्राइक्स की थी। हाईवेज कंप्लीटली ब्लॉक हो गए थे। इसमें प्रोविजन था ना कि रैश ड्राइविंग के बाद अगर ड्राइवर भाग जाता है तो 10 साल तक की सजा होगी। राइट। पहली नज़र में देखा तो ऐसा लगता था कि ट्रक ड्राइवर्स अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं या उन्हें 10 साल की जेल से डर लग रहा है। लेकिन जब उनकी ग्रीवेंसेस को ध्यान से सुना गया तो एक बहुत बड़ा आहा मोमेंट सामने आया। उनका डर पुलिस या कोर्ट नहीं था। एग्जैक्टली। उनका सबसे बड़ा डर था मॉब फ्यूरी, यानी मॉब लिंचिंग। उनका कहना था कि हाईवे पर एक्सीडेंट होने पर उनका इंस्टिंक्ट भागने का नहीं होता, लेकिन अगर वो मदद करने रुकें तो कुछ ही मिनटों में वहां भीड़ जमा हो जाती है। और वो भीड़ कोई इन्वेस्टिगेशन का वेट तो करती नहीं है, ऑन द स्पॉट वायलेंस शुरू हो जाती है। हाँ यार, पास्ट में कितने इंसिडेंट्स हुए हैं जहां एक्सीडेंट के बाद ड्राइवर्स को भीड़ ने पीट पीट कर मार डाला। यानी ड्राइवर्स पब्लिक से इतना खौफ खाते हैं कि क्राइम सीन से इंस्टेंटली भागना ही सेफ ऑप्शन लगता है उन्हें। ये इनसाइट हमारे सोशल फैब्रिक के बारे में बहुत कुछ बताती है कि मॉब वायलेंस का डर ग्राउंड रियलिटी को और डेली लॉजिस्टिक्स को कितना डीपली इफेक्ट कर रहा है। और सबसे दिलचस्प बात देखना, लॉ मेकर्स को भी इस डर का एहसास हुआ। इसलिए इस कानून में एक एक्सेप्शन ऐड करना पड़ा कि अगर ड्राइवर को पब्लिक वायलेंस या भीड़ से अपनी जान का इमीडिएट डर है तो वो सीन से भाग सकता है और बाद में रिपोर्ट कर सकता है। सोचिए, एक कानून जो हिट एंड रन रोकने के लिए बना, उसमें एक्सेप्शन डालना पड़ा क्योंकि भीड़ का डर एक अनडिस्प्यूटेड ग्राउंड रियलिटी है। सही में ये क्लियर एविडेंस है कि मॉब लिंचिंग सिर्फ एक क्रिमिनल एक्ट नहीं बल्कि एक सोसाइटल टेरर बन चुका है जो आम इंसान के डिसीजंस को कंप्लीटली हाईजैक कर लेता है। लेकिन इस नए बीएनएस फ्रेमवर्क के फ्लॉज और लूपहोल्स को देखना भी उतना ही क्रूशियल है। हाँ, एक्सपर्ट्स ने इसमें काफी बड़े स्ट्रक्चरल इश्यूज हाईलाइट किए हैं। जैसे सबसे पहला डिबेटेबल पॉइंट है वो मैजिक नंबर 5, वही ना जो हमने पहले डिस्कस किया था। सेक्शन 1032 कहता है 5 या उससे ज्यादा लोग होने चाहिए। तो लॉजिक क्या है इसका? अगर 4 लोग मिलकर बिल्कुल उसी नफरत और मॉब मेंटालिटी के साथ किसी की जान ले लें तो वो मॉब लिंचिंग नहीं है। आर्बिट्रेरी लगता है ना? और इसका सबसे बड़ा खतरा ट्रायल के दौरान होता है।
एक चतुर डिफेंस लॉयर कोर्ट में लीगली आर्ग्यू कर देगा कि एविडेंस के मुताबिक वहां तो सिर्फ 4 लोग थे। ओह आई सी, अगर कोर्ट मान लेती है तो वो हेट क्राइम का चार्ज गिर जाएगा और केस वापस जनरल मर्डर बन जाएगा। एग्जैक्टली जिस मकसद से कानून बना वही टेक्निकल बेसिस पर फेल हो जाएगा। और दूसरा बहुत बड़ा लूप होल आता है मेंस रेया यानी गिल्टी माइंड को साबित करने में। ये मेंस रिया क्या होता है, थोड़ा सिंपल टर्म्स में बताएंगे? हाँ, मतलब क्रिमिनल लॉ में सिर्फ एक्ट काफी नहीं होता, उस एक्ट के पीछे अपराध करने की मंशा यानी इंटेंशन प्रूव करना होता है। अब इमेजिन करो 50 लोगों की भीड़ है जिन्होंने लिंचिंग की है। कानून कलेक्टिव लायबिलिटी की बात करता है। पर ग्राउंड रियलिटी में सबका इंटेंशन कैसे प्रूव होगा? वही तो नाइटमेयर है। उस भीड़ में 10 लोग मार रहे थे, 20 नारे लगा रहे थे और बाकी 20 शायद सिर्फ वहां खड़े होकर वीडियो बना रहे थे। क्या वीडियो बनाने वाले का भी वही मेंस रिया था जो मारने वाले का था? कानून सबको सेम देखता है, पर इंडिविजुअल गिल्ट एस्टैब्लिश करना लीगली इतना कॉम्प्लेक्स हो जाता है कि कन्विक्शन मिलना मुश्किल हो जाए। और इन लूप होल्स के अलावा हमारे सोर्सेज एक और कमी पॉइंट आउट करते हैं, मिसिंग प्रोसीजरल सेफगार्ड्स। राइट। अगर हम वापस उस 2018 के पुना वाला केस पर जाएं, तो सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ सजा देने की बात नहीं की थी। उन्हें पता था कि सिर्फ डंडे से मॉब वायलेंस नहीं रुकेगी। हाँ, उन्होंने प्रिवेंटिव मेजर्स की एक पूरी लिस्ट दी थी ना, जैसे नोडल पुलिस ऑफिसर्स बनाए जाएं, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स हों, विक्टिम कॉम्पनसेशन स्कीम हो। और सबसे इम्पॉर्टेंट, पुलिस अकाउंटेबिलिटी तय की जाए। अगर लोकल पुलिस नेग्लिजेंस दिखाती है तो ऑफिसर्स पर एक्शन हो। लेकिन बीएमएस का अप्रोच देखो तो वो स्ट्रिक्टली प्यूनिटिव है। मतलब अपराध होने के बाद सिस्टम सजा देगा, पर रोकने का कोई फ्रेमवर्क नहीं है। बिल्कुल। ये कोड विक्टिम को प्रोटेक्ट करने या पुलिस को लीगली बाइंड करने का फ्रेमवर्क मिस कर रहा है। बिना इंस्टीट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी के मार्जिनलाइज कम्युनिटीज को कैसे इंसाफ मिलेगा? सही बात है। अगर लोकल पुलिस बायस दिखाए या पॉलिटिकल प्रेशर में आ जाए तो एफआईआर ही ठीक से दर्ज नहीं होगी। वो इंटेंशनली 5 की जगह 4 लोगों को आरोपी बना देंगे ताकि मॉब लिंचिंग का क्लॉज ही ना लगे। इसलिए कानून स्ट्रिक्ट होने से तब तक फर्क नहीं पड़ेगा जब तक एग्जीक्यूशन इम्पार्शियल ना हो। तो इस डीप डाइव के अगले सेक्शन की तरफ चलते हैं। दुनिया इस हेट ड्रिवन मॉब वायलेंस को कैसे टैकल कर रही है। यूनाइटेड स्टेट्स का एग्जाम्पल बड़ा रिलेवेंट है यहाँ, क्योंकि वहां लिंचिंग्स का बड़ा डार्क इतिहास रहा है। ओह हाँ, यूएस में बहुत लंबे संघर्ष के बाद 2022 में एमिट टिल एंटी लिंचिंग एक्ट पास किया गया। इस एक्ट को एनालाइज करें तो एक बड़ा डिस्टिंक्शन दिखता है। इसमें परपेट्रेटर्स का कोई मिनिमम नंबर नहीं है। कोई मैजिक नंबर नहीं। नहीं, 1 या 2 लोग भी अगर रेशियल हेट से मर्डर करते हैं तो उसे लिंचिंग के अंदर प्रोसिक्यूट किया जा सकता है। ये हमारा 5 वर्सेस 4 वाला लूपहोल पूरी तरह खत्म कर देता है। वाह, ये बहुत स्मार्ट है। और उसमें एक फेडरल इंटरवेंशन का प्राविधान भी है ना? हाँ, यूएस हिस्ट्री में लोकल पुलिस स्टेट लिंचिंग्स दबा देती थी बायसेस के चलते। तो इस एक्ट ने अलाउ किया कि अगर स्टेट पुलिस फेल हो जाए तो एफबीआई जैसी फेडरल एजेंसीज जुरिस्डिक्शन अपने हाथ में ले सकती हैं। बेसिकली लोकल इन्फ्लुएंस को खत्म करने का लीगल मैकेनिज्म। और हमारे सोर्सेज में साउथ अफ्रीका की अप्रोच भी है, जो पनिशमेंट से ज्यादा क्योर पर फोकस करती है। साउथ अफ्रीका का कॉन्टेक्स्ट अलग है। उन्होंने अपार्थाइड झेला है। उनका प्रिवेंशन ऑफ हेट क्राइम्स बिल रेस्टोरेटिव जस्टिस पर बेस्ड है। उन्हें समझ आ गया कि सिर्फ जेल भेजने से सोसाइटी का माइंड रीसेट नहीं होगा। रेस्टोरेटिव जस्टिस ये कैसे काम करता है? इसमें कम्युनिटी हीलिंग पर फोकस होता है। ऑफेंडर्स को कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट्स में विक्टिम के परिवार या कम्युनिटी के सामने लाया जाता है ताकि वो उस इंसानियत को महसूस करें जो उन्होंने भीड़ में खो दी थी। साथ ही एंटी डिस्क्रिमिनेशन ट्रेनिंग्स मैंडेटरी होती हैं। मतलब उनका मानना है कि नफरत कोई नेचुरल आदत नहीं है, सीखी जाती है, तो उसे अनलर्न करवाना कानून का हिस्सा होना चाहिए। एग्जैक्टली। वो सिम्टम्स का नहीं, बीमारी की जड़ का इलाज कर रहे हैं। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? अगर हम आईपीसी की खामोशी, हिट एंड रन की रियलिटी और बीएनएस 1032 को एक साथ देखें तो ये साफ है कि नया लॉ एक मॉन्यूमेंटल कदम जरूर है, लेकिन जब तक प्रोसीजरल सेफगार्ड्स और पुलिस अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं होंगी, सिर्फ पेपर पर जस्टिस मिलेगा। मैं पूरी तरह अग्री करती हूँ। हम सिर्फ पनिशमेंट पर नहीं रुक सकते। और इस पूरे विश्लेषण को रैप अप करते हुए एक आखिरी थॉट को कंसिडर करना जरूरी है। कानून ने मान लिया कि 5 लोग नफरत से मारें तो मॉब लिंचिंग है, लेकिन जब हम इस वायलेंस के मॉडर्न कैटलिस्ट देखते हैं, जैसे व्हाट्सएप पर फैलने वाली फेक न्यूज, डॉक्टर्ड वीडियोज और डेली कॉन्वर्सेशंस में छुपे छोटे छोटे प्रेजुडिसेस, राइट,
तो सवाल उठता है कि क्या सिर्फ एक स्ट्रिक्ट रूल बुक सोसाइटी की साइकोलॉजी को बदल सकती है? कानून लोगों को जेल में डाल सकता है, पर क्या उस एल्गोरिदम को डाल सकता है जो नफरत फैला रहा है? सही सवाल है। या फिर हम सभी को सोसाइटी के तौर पर अपने अंदर झांकना होगा कि हम डेली लाइफ में दी अदर, यानी जो हमसे अलग है, उसे किस नज़र से देखते हैं? जो हम कोई अनवेरिफाइड न्यूज़ बिना सोचे आगे फॉरवर्ड करते हैं, तो क्या हम अनजाने में कल बनने वाली भीड़ का डिजिटल हिस्सा तो नहीं बन रहे हैं? ये चुनौती सिर्फ कोर्ट्स में सॉल्व नहीं हो सकती। इसके लिए सोसाइटी की कलेक्टिव एम्पैथी चाहिए। बिल्कुल। इसी गहरे सवाल के साथ हम इस डीप डाइव को यहीं विराम देते हैं। इन कॉम्प्लेक्स मुद्दों को समझने के इस सफर में शामिल होने के लिए बहुत धन्यवाद। हमेशा फैक्ट्स को एक्सप्लोर करते रहिए, क्योंकि जब लोग जागरूक होते हैं, तभी सिस्टम सच में बदलता है।